आ गया लाइव। चलिए तो फिर से शुरू करता हूं मैं सब कुछ। ओके दोस्तों, पहले माफी मांग लेते हैं इस बात की कि कुछ टेक्निकल बटन था कोई जो सही नहीं दबा, उसकी वजह से मैं 5 मिनट बोल चुका हूं और वो लाइव नहीं हुआ। लेकिन अब ये लाइव जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो मुझे बताया गया है। तो मैं अपनी बात की शुरुआत फिर से करता हूं दोबारा से। इस माफी का दूसरा हिस्सा ये है कि मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ, मैं तारीख मौर्रिख नहीं हूँ, मैं इतिहासकार नहीं हूँ। अगर मुझे कुछ कहा जा सकता है तो मुझे वैज्ञानिक कहा जा सकता है, पोएट कहा जा सकता है, फिल्म मेकर कहा जा सकता है, लेकिन बहरहाल तारीख से मेरा कोई सीधा ताल्लुक नहीं है, हिस्ट्री से मेरा कोई सीधा ताल्लुक नहीं रहा। मैं जो 1857 के बारे में मुझसे कहा गया है, दोस्तों ने कहा है कि मैं बातचीत करूं आपसे लगभग आधे घंटे 45 मिनट तक अगले, वो सिर्फ एक वजह से शायद कहा गया है। और उसकी वजह यह है कि मैंने एक फिल्म बनाई है, जंग आज़ादी 1857, और उस बीच में बहुत कुछ पढ़ा। फिल्म डॉक्यूमेंट्री बनाने में जितना पढ़ना पड़ता है वो ऑलमोस्ट रिसर्च से कम नहीं होता है किसी भी तरह से। और तब आप थोड़ा सा कुछ लिख पाते हैं, कुछ इकट्ठा करके बना पाते हैं। ये फिल्म लगातार इस्तेमाल होती रही है। फिर इसके बाद 2 फिल्में और बनाई मैंने, एक अहमदुल्ला शाह के ऊपर बनाई और दूसरे राणा बेनी माधव के ऊपर बनाई। ये दोनों फिल्में जो हैं ये उन कैरेक्टर्स के ऊपर हैं जिन्होंने बहुत अहम रोल, अवध के राजा थे, अहम अहम रोल 1857 की बगावत में इन्होंने अदा किया था। बहरहाल फिल्म बनाते हुए जो कुछ मटेरियल इकट्ठा किया गया, जो कुछ लिखा गया, पढ़ा गया, वो सिर्फ मेरा नहीं था। मुझे प्रोफेसर इरफान हबीब ने उनसे सबसे ज़्यादा मदद ली थी और ये फिल्म सहमत के लिए बनाई गई थी, सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट के लिए बनाई गई थी। और इसका सारा प्रोडक्शन टीवीआई, जो एक चैनल उस वक्त हुआ करती थी, वहां पर हुआ था। बहरहाल इसकी कहानी यह फिल्म की कि 1857 की एनिवर्सरी आ रही थी और सहमत ने ये डिसाइड किया कि एक प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम किया जाएगा जो लाल किले के सामने उस लॉन पर होगा, जो उसकी दीवार से मिला हुआ लॉन। और यहाँ पर ये भी फैसला किया कि जो 1857 की तारीख है, जो उसकी हिस्ट्री है, उस पर एक प्रोग्राम छोटा सा डेवलप किया जाए। अगर वो फिल्म हो सकती है तो अच्छा होगा, और वो वहां पर हम दिखाएं, उससे शुरुआत करें। बहरहाल फिल्म बनाने का मामला ये बहुत सीधा होता है कि 1857 जैसी चीज के ऊपर जिसके विजुअल्स अवेलेबल नहीं। कुछ किताबें हैं जिनमें से एक एनसीईआरटी की बहुत खूबसूरत किताब है, बड़ी किताब है, वो उसका साइज बहुत बड़ा है तो रखने में परेशानी होती है उसकी, लेकिन वो बहुत अच्छी लिखी हुई किताब है 1857 पे। उसमें कुछ पेंटिंग्स मौजूद हैं। और एक हमको मिल गई थी किताब अलीगढ़ हिस्ट्री डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी में, जो प्रोफेसर इरफान हबीब साहब ने बताई थी। उसमें बहुत सारी एचिंग्स मौजूद थी जो मैंने इस्तेमाल की हैं इस फिल्म में। लेकिन वो पूरी जो कमेंट्री मैंने लिखी उसके लिए काफी नहीं थी, ड्यूरेशन के लिए काफी नहीं थी। तो अब क्या करें? तो हुआ ये था कि मैं बड़ी इज्जत करता था, वो बहुत मोहब्बत करती थी मुझसे, जोहरा आपा, मैं उन्हें कहा करता था। जोहरा सहगल बहुत बड़ा नाम है उनका। उनको ये दिखाई कि क्या कुछ हिस्से आप इसके एनेक्ट कर सकती हैं, और कुछ हिस्सों के ऊपर मैं अपनी आवाज में कमेंट्री के साथ विजुअल्स लगा करके, तो आधे आधे क्या किए जा सकते हैं, क्या जोहरा आपा आप इसे एनेक्ट कर सकते हैं? जोहरा आपा ने
कहा कि छोड़ जाओ, कल आना। और अगले दिन जब मैं गया तो उन्होंने कहा कि तुमने बहुत खूबसूरत कमेंट्री लिखी है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। और मैं इसके वो हिस्से जो ज़्यादा इमोशनल हैं वो हिस्से एनैक्ट करूँगी। और अमेजिंग बात यह है कि उन्होंने वो हिस्से एक दिन में याद कर लिए थे। क्यू के साथ ये प्रोग्राम हुआ और बहुत सक्सेसफुल था। बाद में उनसे स्टूडियो में वही एनैक्ट करके ये फिल्म बना दी थी। तो इतनी लंबी कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूं कि हिस्ट्री को लेकर के आजकल जिसका मुंह होता है वो खोल देता है, और बिना किसी जान पहचान के, बिना पढ़े लिखे कुछ भी हुक्म सादिर कर देता है कि हिस्ट्री को किस तरह से पैरों के नीचे रौंदा जा सकता है। ये प्रोजेक्ट 2014 के बाद बहुत तेज हो गया। तरह तरह की हिस्ट्री हमें सुनाई और बताई जा रही है। और जो हिस्ट्री सिर्फ हेट्रेड की, और ख़ास तौर से हिंदू मुसलमान हेट्रेड के प्रोजेक्ट में फिट होती है, वो आपके सामने पेश की जाती है, और अक्सर फेक हिस्ट्री जेनरेट करके पेश की जाती है। इसके लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए जो हिस्ट्री हमारी ये बताती है कि इस देश की जनता मिल करके कब कब जुल्म के खिलाफ उठी और खड़ी हुई, उस हिस्ट्री को कहीं दूर रख दिया जाता है। आपको ये भी एहसास होना चाहिए कि इस बीच में अंग्रेजों के खिलाफ बातचीत हिस्ट्री को लेकर के पब्लिक डोमेन में, मीडिया में बिल्कुल बंद हो गई। अंग्रेजी शासन के ऊपर उंगली उठाना बिल्कुल बंद हो गया है। और क्योंकि बंद कर दिया गया है, इसलिए 1857 को भी पसे पर्दा फेंक दिया गया है। तो मैं कारवां के दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझसे कहा कि जो कुछ मेरी समझ डेवलप हुई थी इस प्रोजेक्ट को लेकर के अपने फिल्म के, वो आपके साथ साझा करूं। उसमें हिस्टोरिकल गलतियां हो सकती हैं, हिस्टोरिकल कमियां हो सकती हैं, बट बहरहाल मैं अपनी समझ आपके सामने रख रहा हूं। मुख्तार साहब साथ में हैं, श्वेता हैं, विजय हैं, बहुत सारे दोस्त इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। अम्बरीन हयात हैं साथ में, निधि साथ में हैं, बहुत सारे दोस्त लगातार साथ में जुड़ रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। दोस्तों, किसी भी बगावत के लिए, और हम इसे बगावत कहते हैं, अंग्रेजों ने इसे म्यूटनी का नाम दिया, और बाद में हमने इस बगावत को न सिर्फ पहली जंग आज़ादी के नाम से याद किया, बल्कि ये भी कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ इतना बड़ा मोर्चा दुनिया में कभी किसी ने इससे पहले नहीं लिया था, जितना बड़ा मोर्चा ये 1857 की बगावत थी। ये जो इनकलाब बर्पा हुआ इस देश के अंदर, वो एक दिन में नहीं हुआ। ये कहना कि एक दिन मंगल पांडे उठे और उन्होंने गोली चलाई, और मंगल पांडे के बाद वो चिंगारी पहुंची मेरठ तक, और मेरठ से फिर ये बगावत एकदम से शुरू हो गई। किसी भी बड़े अपहीवल के लिए, सोशल अपहीवल के लिए, किसी भी बगावत के लिए, किसी भी इनकलाब के लिए एक लंबा जेस्टेशन पीरियड होता है तैयारियों का। लोगों की ज़हनी तैयारी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है बनिस्बत वो कब राइज कर रहे हैं उसके साथ। अंग्रेज़ों के इस देश में आने से पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले, और उसका धीरे धीरे मुल्क में कब्जा करना जब शुरू हुआ है, उससे पहले तक हमारा मुल्क, यानी जिसको हम आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं, वो और चीन लगभग 25% जीडीपी, दुनिया की दौलत जितनी थी, जितनी जनरेट हो रही थी, उसका 25% यानी एक चौथाई हम और एक चौथाई चाइना, दोनों मिला करके दुनिया की लगभग 50%
दौलत जनरेट कर रही थी। अगले 100 साल में, लगभग 150 साल में, जिस तरह से अंग्रेजी हुकूमत ने, और खास तौर से जिसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं, जो ब्रिटिश सरकार भी नहीं थी पूरी तरह से, उसने चूसना शुरू किया इस मुल्क को। उस रैम्पेंट, अंग्रेजी में अगर कहें तो वो जो रैम्पेंट लूट थी, दोनों हाथ से जो लूटा गया इस मुल्क को, उसने हमें बिल्कुल गरीबी के कगार के ऊपर ला करके खड़ा कर दिया। अभी भी दौलत बहुत थी, अभी भी अगले लगभग 100 साल तक इस दौलत को लूटने की गुंजाइश मौजूद थी। लेकिन ये कि जहां हम थे वहां से हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी को ईस्ट इंडिया कंपनी ने तहस नहस कर दिया। एक बात और समझने की है कि धीरे धीरे जैसे कब्जा बढ़ रहा था, वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा था। हमें मालूम है कि सन्यासियों की 1773 में बगावत हुई है, हैदर अली टीपू सुल्तान के नाम हमें मालूम है। रानी चेन्नम्मा ने उनसे लोहा लिया था, हमें ये भी मालूम है। वेलूर की 1806 की बगावत भी एक बहुत बड़ी बगावत थी। और संथाल एरिया जो जो इंडिया का नॉर्थ में है, उसमें भी बहुत बड़ी बगावतें हुई थी। वहां भी हमारे बहुत सारे हीरोज हैं जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ उस वक्त की ब्रिटिश इंडिया कंपनी के खिलाफ बड़े बड़े मोर्चे लिए थे। और धीरे धीरे ये जो अनरेस्ट है वो बढ़ता जा रहा था। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आए अंग्रेज, मॉडर्न मैनेजमेंट के साथ आए थे अंग्रेज, और इसलिए वो दोनों तरह से जो ऑर्गेनाइज्ड रिप्रेशन था उसके स्ट्रक्चर में और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, इन दोनों वजहों से वो ज्यादा सुपीरियर थे इन टर्म्स ऑफ दीज टू थिंग्स। और इसकी वजह से एक बहुत छोटा सा सेक्शन, बहुत कम नंबर में, जिनको हम गोरे कहते हैं, गोरे हमारे ऊपर राज कर रहे थे और वो राज कर पा रहे थे। इसमें उनके लिए एक बड़ी परेशानी थी, और बड़ी परेशानी ये थी कि वो अफ्रीका से उन्होंने इजिप्ट को अलग कर दिया था और बाकी अफ्रीका को उन्होंने डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से पुकारना शुरू कर दिया, जहां उनका कहना यह था कि सभ्यता नहीं। अब ये पूरा प्रोजेक्ट जो इंपीरियलिज्म का था, वो प्रोजेक्ट ये कह रहा था कि हम दुनिया को सभ्य बनाने निकले हैं। व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता था, सिविलाइज करना। और ये हमें अभी कुछ दिन पहले भी इसकी गूंज सुनाई दी थी कि आर यू विद अस और आर यू विद देम का जब चल रहा था और इराक का इन्वेजन होना था, तो वो बाकी लोगों को अमेरिकन अनसिविलाइज्ड कह रहे थे, अमेरिकन इंपीरियलिज्म अनसिविलाइज्ड कह रहे थे। ये प्रोजेक्ट कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है कि जब आप किसी के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं तो आप उसको अनसिविलाइज्ड डिक्लेयर करते हैं। परेशानी ये थी कि जब वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कब्जा करने के लिए आए, तो यहां पर लैंग्वेज, लिटरेचर, म्यूजिक, आर्ट, आर्किटेक्चर, ये बहुत डेवलप था। और जैसा मैं कह रहा था, आपको बता रहा था कि इकोनॉमिस्ट का ख्याल ये है कि हम लगभग 1/4 दुनिया की दौलत जनरेट कर रहे थे, पैदा कर रहे थे। तो जाहिर है कि इसको अनसिविलाइज कहना बहुत मुश्किल था। उसके बावजूद वो अनसिविलाइज्ड डिक्लेयर करने की प्रोसेस में आ गए थे। हमारी ज़बानों के बीच में
हमारे धर्मों के बीच में, हमारे जातियों के बीच में, हमारे उन डिफरेंसेस के बीच में जिन्हें हम रीजनल डिफरेंसेस कहते हैं, इन सब को लेकर के वो दरारें बढ़ा रहे थे। यहां पर एक और चीज थी जो पिछले 2-2.5 हजार साल से अद्भुत थी, और वो था कास्ट सिस्टम, और कास्ट सिस्टम के ऊपर बेस्ड एक पूरा ढांचा जो बहुत वेल ऑयल्ड था, और उस वेल ऑयल्ड ढांचे को तोड़ने की जरूरत कभी शासकों को नहीं पड़ी थी। उसी का इस्तेमाल करके जो कोई बाहर से भी आया, चाहे वो मुसलमान राजा हो, चाहे कोई और राजा हो, यहाँ का राजा हो, उनको उस ढांचे को तोड़ने की जरूरत नहीं थी, वो अपने लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। अंग्रेजों को ये बात शुरू में ही पता लगनी शुरू हो गई थी, लेकिन जैसे कि वो और जगहों के ऊपर ऑपरेट कर रहे थे कि सिविलाइज करना है हमको, तो फिर ये बताना जरूरी था कि तुम अनसिविलाइज्ड हो। तो ऐसे में शुरुआत के पीरियड में वो बड़े एंथुसियास्टिक थे, धर्म को लेकर के भी, धर्म के प्रचार को लेकर के। जो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर वो नया खड़ा कर रहे थे, उसमें मिलिट्री का रोल बहुत अहम रोल था। ये फौज बिल्कुल नए तरह की थी, इससे पहले हिंदुस्तान ने इस तरह की फौज नहीं देखी। इंडिया में जो फौज का स्ट्रक्चर था इससे पहले, मोनार्की के जमाने में, वो चाहे मुगलों की फौज हो, चाहे वो हिंदू राजाओं की फौज हो, चाहे वो छोटे जमींदारों की फौजें हों, वहां पर जब लड़ाई का मौसम होता था तो फिर लोगों को इकट्ठा कर लिया जाता था, और जब लड़ाई में जीत जाते थे तो लूटते थे, और लूट का माल डिस्ट्रीब्यूट होता था। ये स्ट्रक्चर बेसिकली था इससे पहले। अंग्रेजों ने इसको बिल्कुल बदल दिया और कहा कि तुम हमारे नौकर हो, अगर तुम फौज में हो तो हमारे नौकर। और इस तरह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बड़ी बड़ी फौज, वो चाहे बंगाल इन्फेंट्री हो, चाहे मद्रास की फौज हो, चाहे वो पंजाब की फौज हो, यहां से बड़ी फौजें उन्होंने बनाई, जिनको उन्होंने इस्तेमाल किया दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर के ज्यादा कब्जा अपना बढ़ाने के लिए। और हर बार जब भी इन्हें बाहर भेजा जाता था तो जो फौजी थे उनसे वादे किए जाते थे, और जब वो जीत के वापस आते थे तो वह वादे भूल जाते थे। दूसरी तरफ जो समाज के अंदर उन्होंने स्ट्रक्चर्स थे, उनको तोड़ करके नई टेक्नोलॉजी की बेसिस के ऊपर उस तरह की फसलें उगाई जो यूरोपियन कंपनीज को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दे सकती थी। उससे यहाँ का निजाम पूरा का पूरा तहस नहस हो गया। उन्होंने पॉपी उगाना शुरू किया, उन्होंने नील की खेती की, पटसंगी खेती की, और ज्यादातर रॉ मटेरियल यहाँ से बाहर भेज दिया गया। तो यहाँ का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था वो पूरी तरह से टूट गया, और गरीबी इतनी बढ़ी कि लगातार महामारियां, आजकल कोरोना का एक कहर छाया हुआ है पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान ने उस पीरियड में बड़ी बड़ी महामारियां, भुखमरी से लेकर के प्लेग तक सब कुछ देखा है। हैजा ऐसे फैलता था कि हजारों लोग खत्म हो जाते थे। ये जो दमन की चक्की थी, इसका एहसास नीचे तक जाने लगा। एक तरफ राजा रजवाड़े थे जिनके ऊपर लगातार उनका शिकंजा बढ़ता जा रहा था, और दूसरी तरफ आम किसान, खेतीहर मजदूर था जिसके ऊपर भूख और गरीबी का शिकंजा उनकी पॉलिसीज की वजह से बढ़ता जा रहा था। राजा रजवाड़ों को इस्तेमाल किया जा रहा था इनका खून चूसने के लिए। जो हमारा स्ट्रक्चर पहले से मौजूद था, इसको इस्तेमाल कर रहे थे अंग्रेज। 1857 से पहले जो अफगानिस्तान की लड़ाई, वो एक मेजर लड़ाई थी जहां बंगाल इन्फेंट्री को बहुत लार्ज लेवल के ऊपर इस्तेमाल किया गया था। और जब वो लड़ाई जीत गए थे अंग्रेज, तो वहां बहुत सारे वादे किए गए थे। वापस लौट करके आए तो इतनी बड़ी फौज की जरूरत नहीं थी, इसमें 1 लाख लगभग 35,000 की ये फौज थी। अब इस फौज का क्या करें?
तो हर छोटी सी चीज के ऊपर जो वादे थे कि तुम्हें ज्यादा प्रमोशंस मिलेंगे, तुम घर लौट के आओगे तो बस सब कुछ सुनहरा होगा, ब्रिटिश सरकार कंपनी बहादुर तुमको इनामात देगी, इसका उल्टा हुआ। उल्टा इसलिए हुआ कि अब इनकी जरूरत नहीं बची थी, इतने बड़ी फौज की जरूरत तो थी। ये ज्यादातर इंडियंस थे, इसमें फौज के अंदर बहुत थोड़े से मुट्ठी भर अंग्रेज थे, और इन्हें छोटी छोटी चीजों के ऊपर बहाने निकाल निकाल के बाहर निकाला जा रहा। इससे बहुत अंदर रिजेंटमेंट था। ये जो रिजेंटमेंट राजा रजवाड़ों में पैदा हुआ, कहीं ये कह के कि तुम्हारा बेटा पैदा नहीं हुआ है, लेजिटिमेट चाइल्ड नहीं है, एडॉप्ट किया है तुमने, कहीं ये कह करके कि तुमने ब्रिटिश कंपनी बहादुर के खिलाफ साजिश की है, लगातार कब्जा किया जा रहा था। और अक्सर ये किया जा रहा था कि खजाना हमें दे दो और हम इसकी हिफाजत करेंगे, और उसके बाद वो खजाना इन जमींदारों को वापस कभी नहीं मिलता था। ये रिजेंटमेंट बढ़ता जा रहा था। अब जो चिंगारी लगी, जिसका हीरो हम मानते हैं मंगल पांडे को, वो 29 मार्च को है, और वहां मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। पर ये याद रखिए कि इससे पहले शुरुआत हो चुकी थी, और ख़ास तौर से जब सर सैयद अहमद ख़ान अपनी किताब लिखते हैं असबाब बगावत हिंद, तो उसमें वो बहुत एम्फसाइज करते हैं दो चीज़ों को। एक तरफ वो कहते हैं कि रोटियां जो बटी, वो रोटियां जो थी उनका कोई लेना देना नहीं है 1857 से, और दूसरी तरफ वो इसको ओवर एम्फसाइज करते हैं कि रिलीजियस मैटर्स में इंटरफियरेंस जो था वो एक बड़ी वजह थी। मेरा मानना ये है कि रोटियां जो बटी वो पुराना तरीका था किसी भी एक बड़े मकसद के लिए लोगों को शामिल करने का और उनको दोस्त बनाने का, और नमक खिलाने का, नमकख्वारी जिसे कहते हैं, उसके लिए किया जाता कि था कि अब तुमने ये रोटी खा ली है, अब तुम हमारे साथ खड़े। बहुत ओवर एम्फसाइज किया जाता है गोलियों में चर्बी का, इन सब छोटी छोटी चीजों का रोल है। लेकिन सबसे बड़ा रोल इस बात का है कि जनता के अंदर, अवाम के अंदर बहुत ज्यादा बेचैनी थी, क्योंकि गरीबी थी और पूरी तरह से उनको पावर्टी के कगार के ऊपर धकेल दिया गया। दूसरी तरफ ये जो फौज थी, इसके ऊपर अंदर बहुत भयंकर दमन किया जा रहा था। ऐसे हालात जब किसी देश में पैदा होते हैं तो फिर उस देश में हर छोटी चीज जो एनलार्ज की जा सकती है, जो बढ़ाई जा सकती है, वो बढ़ाई जाती है। उसमें चर्बी का इस्तेमाल भी एक बड़ी वजह थी। उसमें जाहिर है कि जो नए स्कूल खोले गए थे, कई लॉज पास किए गए थे इस बीच में, औरतों को कुछ आज़ादियां दी गई थी इस बीच में, ये सब कुछ अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। बगावत बड़ी सिंपल सी है, अगर उसको क्रोनोलॉजी देखें तो मेरठ में 85 फौजी हैं जिनको हथकड़ी बेड़ी पिढ़ा करके, उससे पहले जिन्होंने चलाने से गोली इनकार कर दिया था और कहा था कि ये कारतूस हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनको जेल में भेज दिया गया था, उनके हथियार ले लिए गए थे, और इन 85 को हथकड़ी बेड़ी पहना करके पूरे मेरठ शहर में घुमाया गया। और वहां की जनता के अंदर बेहद गुस्सा था इस बात को लेकर के कि ऐसा किया गया। एक अफवाह उड़ी शाम के वक्त कि कल सुबह तक फौज पहुंच जाएगी और सारे हिंदुस्तानी सिपाहियों से उनके हथियार छीन लेगी, तो अभी हमें करना चाहिए बगावत। और वहां बगावत शुरू हुई। वहां से फौजी तोप खाने के ऊपर कब्जा करके, माल खाने के ऊपर कब्जा करके, हथियार लेकर के जनता की सपोर्ट के साथ बहुत लार्ज नंबर में दिल्ली की तरफ चल पड़े। सुबह वो दिल्ली पहुंच गए
और दिल्ली पहुंच करके उन्होंने लाल किले के अंदर घुस करके जो जो अंग्रेजों से मुचेटा हुआ था उसमें अंग्रेज भागने लगे और उन्होंने बहादुर शाह जफर को फिर से हिंदुस्तान का बादशाह डिक्लेयर कर दिया। इसमें कई एविडेंसेस हैं कि बहादुर शाह जफर बहुत रिलक्टेंट थे बनने के लिए और कह रहे थे कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं ये जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। तो एक काउंसिल भी साथ में ही बहुत जल्दी बना ली गई उनके लिए। तोपखाना जो लाल किले से के बिल्कुल करीब है, पुरानी दिल्ली के एरिया से अगर आप वाकिफ हों, तो उसको अंग्रेजों ने उड़ा दिया, उसमें आग लगाई कि कहीं ये फौजी सिपाही उसके ऊपर कब्जा ना कर लें और उसे इस्तेमाल ना करें, और यहाँ से भाग खड़े हुए। तार जो थे उस वक्त, टेलीग्राफ के वायर्स जो थे वो सारे काट दिए गए और इस तरह से दिल्ली शहर हमें कहना चाहिए कि वो आजाद हो गया अंग्रेजी शासन से। ये लड़ाई दिल्ली के अंदर चलती रही। दिल्ली जिसे हम पुरानी दिल्ली आज जानते हैं पुरानी दिल्ली के नाम से, उसके चारों तरफ फसील थी, दीवार थी, बहुत चौड़ी और मोटी दीवार थी। उस दीवार को के अंदर पूरा शहर जो था उस पर कब्जा था। जो करनाल की तरफ का एरिया है उधर अंग्रेज भागे थे और कुछ दूर पे अभी वो मौजूद थे, और इसी तरह से जो रिज का एरिया है उसके पीछे कुछ अंग्रेज मौजूद थे। दिल्ली से जब फरमान जारी होना शुरू हुए तो हिंदुस्तान के आनन फानन बहुत तेजी के साथ, अगर हम देखें तो बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट का इलाका जो माना जाता है, जो पाकिस्तान के अंदर है, वहां के शहरों से लेकर के पूरे नॉर्थ इंडिया में होते हुए चिटागोंग तक बगावत फैल गई। हर जगह पैटर्न यही था, सिपाही जहां जहां कॉन्सेंट्रेटेड थे वहां वहां उन्होंने हथियार उठा लिए थे, अंग्रेजों के खिलाफ जंग शुरू कर दी थी, मालखानों के ऊपर कब्जे कर लिए थे, अवाम उनके साथ खड़े हो गए थे और उनकी पूरी तरह से मदद कर रहे थे। यहां पर यह देखने की जरूरत है कि अंग्रेजों का ये जो प्रोजेक्ट था पूरा कि मुसलमान और हिंदू में बांट दो, उर्दू और हिंदी को जबानें अलग अलग कर दो, उनको हिंदी को हिंदू की जबान कहो और उर्दू को मुसलमानों की जबान कहो, ये प्रोजेक्ट पुराना प्रोजेक्ट था जो चल रहा था, पर दे वर टेकन बाय सरप्राइज, क्योंकि इतनी जल्दी ये आग सारे हिंदुस्तान में फैली कि उनके पास मौका नहीं था शुरू में कंट्रोल करने का, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम्स भेजे ब्रिटेन को कि हमें फौरन रीइंफोर्समेंट की जरूरत है, हमें फौरन मदद की जरूरत है, और उन्हें ये लग रहा था कि वो उन्हें बोरिया बिस्तरा लपेट के जाना पड़ेगा। ये एविडेंसेस भी मौजूद हैं। बहरहाल अवध में ये पूरी तरह से फैल गई। जो वहां के 37 प्रिंसली स्टेट्स थी, वहां ज्यादातर राजाओं ने उनके खिलाफ खड़े होकर के बगावत शुरू कर दी। अब देखना यह है कि कुछ जगहों के ऊपर जाहिर है कि अंग्रेजों के ऊपर जुल्म हुए इस बीच में, लेकिन ये जब बगावत कुचल दी गई तब क्या हुआ? जब बहादुर शाह जफर के हाथ में बागडोर आई थी और राजे रजवाड़े बहुत सारे खड़े हो गए थे अवाम के साथ और फौज के साथ अंग्रेजों के खिलाफ, तो एक बात ये समझनी चाहिए कि इनका मकसद, राजे रजवाड़ों का मकसद अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का अलग था, अवाम का अलग था, और जो फौज थी उसका अलग था। अभी तक एक हिंदुस्तान के लिए लड़ाई की शुरुआत नहीं हुई। राजे रजवाड़े अपने अपने रजवाड़ों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, और जो बचे हुए थे, जिनके ताल्लुकात अंग्रेजों के साथ बहुत अच्छे थे, उनको कोई परेशानी नहीं थी, वो अंग्रेजों की मदद में लगे।
जिसमें दो बड़े नाम आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। एक तरफ राजा सिंधिया थे और दूसरी तरफ नवाब रामपुर थे। राजा सिंधिया ने रानी झांसी को मदद देने से इनकार कर दिया, उन्होंने मांगी थी मदद। अगर वो लोग जो हिस्ट्री को हिंदू मुस्लिम की नजर से देखते हैं, देखेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि राजा सिंधिया हिंदू थे और रानी लक्ष्मीबाई भी हिंदू ही थी। जहां तक नवाब रामपुर का सवाल है, वो मुसलमान थे, वो अंग्रेजों के साथ थे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहादुर शाह जफर हो या अवध की रानी हो हजरत महल, ये दोनों मुसलमान थे। वो खिलाफ खड़े थे और ये साथ खड़े थे। ये कॉम्पोजिशन हमको दिखाई देता है। जहां तक रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल का जो लड़ाई है, अगर आप उसको देखें तो बहुत ही साफ दिखाई देता है कि वो अपनी प्रिंसली स्टेट के बचाव के लिए लड़ रहे। उनके जो बेटे हैं उन्हें मान लिया जाए नवाब या राजा, फिर झगड़ा खत्म। पर अवाम और जो सिपाही थे वो लड़ रहे थे ब्रिटिश शासन के दमन के खिलाफ। उनकी जो दमन की चक्की थी उसने इनको पीस करके रख दिया था और इसलिए इनके अंदर गुस्सा था और ये इसलिए अंग्रेजी शासन के खिलाफ खड़े होने के लिए मजबूर हो गए। इनके और अंग्रेजी शासन के बीच कोई समझौते वाली चीजें नहीं हो सकती। वहां समझौता हो सकता था, राजाओं और नवाबों और जमींदारों और उनके बीच में समझौता हो सकता था अंग्रेजी शासन के साथ। इनका कोई समझौता पॉसिबल नहीं था। वहां जिन जगहों पर समझौता नहीं हो पाया वो खड़े होते थे। अब एक और चीज पे हमें नजर डालनी चाहिए, वो ये कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें 1857 रिमार्केबल है। इंसानियत ने कभी करोड़ों लोगों को एक साथ इंपीरियलिज्म के खिलाफ या किसी भी और बड़े दमन के खिलाफ खड़े होते हुए नहीं देखा था। इतने लोगों को उस वक्त की, जैसा मैंने कहा, सबसे बड़ी बगावत सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं थी, दुनिया की सबसे बड़ी बगावत थी। इससे बड़ी बगावत इंसानों ने कभी नहीं देखी थी और न की थी इकट्ठा होकर के किसी जगह। अगर आपको पता लगे तो प्लीज मुझे बताइएगा कि इससे बड़ी बगावत इससे पहले हो चुकी थी जिसमें इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ये अपने अंदर एक रिमार्केबल बात है। हिंदुस्तान में बहुत सारी नई चीजों की शुरुआत हुई। बख्त खां खास तौर से, वो एक ऐसा दिमाग था जिसने जो रेजोल्यूशन पास किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की शुरुआत थी ये, उसमें डेमोक्रेटिक कैरेक्टर को डालने की कोशिश की। अभी मोनार्की पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, सिर्फ टूट ही रही है। लेकिन ये एक ऐसा आदमी था उस वक्त जिसको हम हीरो मान सकते हैं, जिसने पहली बार मोनार्की से हट करके एक ऐसा रेजोल्यूशन एडॉप्ट करवाया जिसमें जो काउंसिल बनाई जाए वो रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल। ये एक रिमार्केबल बात। एक और रिमार्केबल बात यह है कि फारसी से हट करके जो फरमान शुरू हुए वो देवनागरी और उर्दू रस्मुल खत में, फारसी रस्मुल खत में लिखे जाने लगे। वो उर्दू में जारी किए जाने लगे और हिंदी में जारी किए जाने लगे। पहली बार, क्योंकि हमला हुआ था और लगातार हमला कर रहे थे अंग्रेज, हिंदू और मुसलमान एकता के ऊपर ऊंची जाति नीची जाति का फर्क को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, ये सब कुछ कर रहे थे। पहली बार लार्ज लेवल के ऊपर ये फरमान जारी किए गए कि दोनों समुदायों का ये फर्ज है कि वो मिल करके अंग्रेजों के साथ खड़े हों। ये अपने अंदर कहना कि दोनों को मिलना है और अंग्रेजों के साथ लड़ना है, ये बताता है कि अंग्रेज डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। और मैं इस डिवीजन को क्रिएट करने की कोशिश का एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। ये एक
लेटर है जो 50,000 रुपए सैंक्शन किए गए थे, और उसका मकसद क्या है वो भी बता देता हूं कि ये कहता है कि वाइसराय ने he had authorized the sum of 50,000 to be expanded in an attempt to raise the Hindu population of Bareilly against Mohammedan rebels. वेरी क्लियरली अंग्रेज कम से कम इतने ईमानदार थे कि वो अपने किए धरे को सब बहुत ईमानदारी के साथ रिकॉर्ड कर देते थे। सो दिस लेटर सेज कि हमें जो 50,000 रुपए दिए गए थे खर्च करने के लिए ताकि हिंदू और मुसलमान को लड़वाया जा सके, और उसी लेटर में आगे वो कहते हैं कि आई हैव बीन क्वाइट अनसक्सेसफुल in my attempt to induce the Thakurs round about here to collect together any number of men. ये 50,000 रुपए खर्च ही नहीं हो पाए, क्योंकि उस वक्त के ठाकुर जो हैं वो 2-4 लोगों को भी इकट्ठा नहीं कर पाए मुसलमानों के खिलाफ खड़े होने के लिए। तो आप देख रहे हैं 50,000 रुपए का मतलब होता है उस वक्त के आज के कम से कम 500 करोड़। सारा इन्फ्लेशन लगा लीजिए तब से अब तक का, तो इतने पैसे दिए गए थे हिंदू और मुसलमानों को लड़वाने के लिए। विलियम फोर्ब्स एक राइटर है जिसने अपनी डायरी लिखी। वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी लिखता है कि जब हमने, वो हाईलैंडर थे जो ब्रिटेन से आए थे यहाँ पर लड़ने के लिए, और हाईलैंडर जब पहुंचे तो उन्होंने बागियों को हरा दिया कानपुर में, और कानपुर से उन्हें हुक्म मिला लखनऊ जाने के लिए। तो लिखता है जब हम जा रहे थे तो कॉलम्स में हम सुबह उठ करके चल रहे थे लखनऊ की तरफ। एक डेजर्टेड था एरिया था, वहां एक आदमी भभूत लगाए हुए मृगशाला के ऊपर ध्यान लगाए हुए और आराम से योग कर रहा था। उसके करीब से गुजर रहे थे हम लोग, तो मुझसे आगे जो 2 लोग थे, विलियम फोर्ब्स लिखते हैं, मुझसे आगे जो 2 लोग थे उनमें से एक ने कहा कि लेट्स किल दैट बास्टर्ड। दूसरे ने कहा नो, ही इज अ हिंदू, ही इज नॉट अ ट्रबल, इट्स मोहम्मडन्स हु आर ट्रबल मेकर्स। और जब ये इसके बिल्कुल करीब पहुंचे तो उसने जिस खाल के ऊपर वो बैठा हुआ था उसके नीचे हाथ डाला, एक तमंचा निकाला, गन निकाली और धाए धाए करके दोनों को मार दिया। उसके बाद उसको तो जाहिर है मार दिया गया, फोर्ब्स लिखते हैं, लेकिन ये एक सबक था कि अंग्रेज किसी भी हिंदुस्तानी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। उस बीच में अंग्रेजों ने दुनिया भर में इस बगावत को बदनाम करने के लिए जो इंसिडेंट हुआ था कानपुर में, उसको बहुत इस्तेमाल किया। वो इंसिडेंट ये था कि औरतें बच्चे घिर गए थे, अंग्रेज ब्रिटिश औरतें और बच्चे घिर गए थे और उन्हें घेर करके कत्ल कर दिया गया। उसको बहुत इस्तेमाल किया गया कि कितने अनसिविलाइज्ड ये लोग कि औरतों और बच्चों को नहीं बख्शा। इसलिए हम सिविलाइज्ड हैं ना। और सिविलाइज्ड ने जब जीत गए तो क्या किया, कूचा चेलान में से हर घर में से दिल्ली पर कब्जा करने के बाद सारे नौजवानों को, सारे मर्दों को निकाला गया और कत्ल कर दिया। किसी भी घर में कोई एक भी मर्द नहीं छोड़ा गया। पुरानी दिल्ली, पुराने शहर के अंदर लगभग 30,000 लोगों को कत्ल किया गया। और जो सिविलाइज थे
उनका ये हुक्म था कि लाशों को सड़ता हुआ छोड़ दिया जाए, किसी को न दफनाया जाएगा न जलाया जाएगा, इन लाशों को चील और कौवे खाएंगे, ताकि ये सबक सिखा सकें इस मुल्क के लोगों को कि उन्हें अंग्रेजी शासन की जूते के नीचे ही जिंदा रहना होगा। वहां जिस जगह उन्होंने बहुत कुछ कहा था, कानपुर में, कि कितना जुल्म किया था बागियों ने, जिसके खिलाफ फरमान जारी किए गए थे, उस इंसिडेंट को लेकर के फरमान जारी किए गए थे कि औरतों और बच्चों के ऊपर जुल्म करना पाप ही नहीं, उसकी सजा दी जाएगी। ये थे हिंदुस्तानी बागी। और दिल्ली में कुएं भर गए थे उन औरतों की लाशों से जिन्होंने कूद करके अपनी इज्जत बचाने के लिए जान दी थी। कानपुर का मैं आपको बता रहा था, वहां क्या किया गया। वहां पर जिस पर शक हुआ उसको न सिर्फ पकड़ा गया और लगातार जुल्म किया गया, बल्कि हर उस आदमी जिसको फांसी दी जानी थी उससे कहा गया कि अपनी जबान से उस जगह को जहां ये औरतें और बच्चे कत्ल किए गए थे 1 फीट बाई 1 फीट जमीन को साफ करो। फांसी चढ़ाने या गोली मारने से पहले उन्होंने ये सजा का एक हिस्सा रखा था, जिसको बाद में बहुत सारे लोगों ने जुल्म की इंतहा कहा और कहा कि ये अनक्रिश्चियन है, ये अनहोली है। मतलब खुद अंग्रेजों से इस जुल्म को बर्दाश्त करने की हद बाहर हो चुकी थी। जितने लोगों को फांसी दी गई, जितने लोगों को गोली मारी गई, जितने लोगों को कैद किया गया, उनमें अगर कोई मुसलमान था तो उसको सुअर का गोश्त जरूर खिलाया गया, और अगर कोई हिंदू था तो उसे गाय का गोश्त जरूर खिलाया गया। दिल्ली में एक हिस्टोरियन लिखते हैं कि एक जगह फांसी दी जा रही थी और लोग इकट्ठा थे और ये भीड़ बढ़ती जा रही थी, और वो खड़े हुए थे इस भीड़ के साथ जो उन्हें पीछे धक्का देती जा रही थी। फिर उन्हें लगा कि कोई उनकी पीठ के ऊपर बार बार कुछ ठोक सा रहा है, तो उन्हें गुस्से में पलट के देखा ये कौन है। हिंदुस्तानी बहुत घिचड़ पिचड़ करते हैं क्राउड में, वो अंग्रेज थे। उन्होंने पीछे मुड़ करके देखा तो पता लगा कि एक पिंजड़ पूरा एक स्केलेटन लटका हुआ था और उसका पैर हवा चलने से बार बार उनकी कमर में आकर के लगा। ये था दमन, ये था जो जुल्म किया गया उसके बाद। और इस जुल्म की वजह ये थी कि रिबेल तो किया था, पर अंग्रेज खुद इतना डर गए थे कि अगर हिंदुस्तानियों को अब सबक नहीं सिखाया गया और भयानक सबक नहीं सिखाया गया तो हम यहां हुकूमत नहीं कर पाएंगे। रस्सियां कम पड़ गईं, गोलियां कम पड़ गईं, तोप के दहानों से लोगों को बांध बांध करके मारा गया। दोस्तों, भयानक तस्वीर है 1857 के बाद जो कुछ घटा। इसके बाद जो इतिहास लिखा गया, जो हिस्ट्री लिखी गई, जाहिर है कि वो उन्होंने लिखी जो जीते थे। हिंदुस्तानियों को अपनी जो हिस्ट्री है वो लिखने की इजाजत नहीं थी। बड़ी छुप के, बड़ी दबी जबान में कुछ लोगों ने एतराजात किए। आने वाले वक्तों में जो रेबल्स थे उनमें से 1 लाख बंगाल इन्फेंट्री के जवानों ने किया था, बगावत में हिस्सा लिया था। 1 लाख के 1 लाख खत्म कर दिए।
अवध में 1 लाख आम जनता को मारा गया। तो ये भयानक एक मंजर हमको दिखाई देता है जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख सबका खून बह रहा। ये एकता की एक खूबसूरत मिसाल है और आज की हिस्ट्री में 1857 इसलिए फिट नहीं होता। इसलिए आपको मुबारकबाद मैं दे रहा था कि ये जो एकता थी, जिस तरह से राणा बेनू माधव उठ खड़े हुए थे और उनके लिए जो इज्जत पूरे के पूरे अवध में फैली थी, बिल्कुल वही इज्जत अहमदुल्ला शाह के लिए थी। अहमदुल्ला शाह के बारे में जिस तरह की बातें कही जा रही थी उस वक्त, और ये लोग यकीन कर रहे थे कि उनको तो रूहानी आदमी हैं, वो जेल के अंदर खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ये बाद में पता लगा कि उनका जो डॉक्टर था, उनको पहले ही अंग्रेजों ने बहुत, बिकॉज उनके बारे में ये था कि वो उकसाते फिर रहे हैं सारे में घूम घूम करके। अहमदुल्ला शाह नाम का आदमी है जो उकसाता फिर रहा है, उनको जेल में बंद कर दिया गया था। वहां पर वो खाना नहीं खाते थे। ये बाद में पता लगा कि भाई उनका खाना तो वो डॉक्टर लेकर के आता था जो उनकी देखभाल करने के लिए होता था। वो अपना खाना फेंक देते थे, जो अंग्रेज देते थे वो खाना फेंक दिया जाता था उनकी तरफ। बहरहाल इस तरह की बहुत सारी चीजें थी कि उनको पकड़ा नहीं जा सकता, उनको रखा नहीं जा सकता, वो अपने को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं किसी जानवर में हो। ये हिंदू मुसलमान आपस में मिलकर के, ये अंग्रेजों के दमन के खिलाफ एक ऐसी बगावत थी जिसमें सीमेंटिंग फैक्टर्स कहीं बड़े थे बनिस्बत जो फैक्टर्स एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने वाले। एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने के लिए सब कुछ मौजूद था राजाओं, नवाबों और जमींदारों के बीच। मैं ये समझता हूं कि हमें बार बार याद करना चाहिए 1857 की बगावत को, जो लगभग 1 साल तक चलती रही जगह जगह। हालांकि अगले 3 महीनों में ज्यादातर जगह इस आग को अंग्रेजों ने, इस आग के ऊपर काबू पा लिया था, पर वो चलती रही। लोग कत्ल होते रहे, मरते रहे और फिर भी बगावत करते रहे। हमें इसलिए याद करना चाहिए कि ये असल में शुरुआत है इंडियन आइडेंटिटी की बीजों की, जिसको हम हिंदुस्तानियत कहते हैं, जिसको हम देश का कॉन्सेप्ट कहते हैं। मेरा मानना यह है कि इससे पहले नहीं था। जो इतिहासकार हैं, जो मौर्रिख हैं, वो 2 हिस्सों में इस सवाल के ऊपर बटे हुए हैं कि हिंदुस्तान में नेशन का या देश का कॉन्सेप्ट कितना पुराना है। मैं उनके साथ हूं जो इसको 1857 के बाद का कॉन्सेप्ट मानते हैं। उससे पहले तक एक हिंदुस्तान का कॉन्सेप्ट नहीं है। राजा हैं, उनके रजवाड़े हैं, सब आपस में लड़ते भी रहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ भी खड़े होते हैं, एक दूसरे से मिल भी जाते हैं, ये सब कुछ है, लेकिन एक देश का कॉन्सेप्ट नहीं है। 1857 के बाद अंग्रेजों की समझ में ये आ जाता है कि हिंदुस्तानियों को दबा करके रखना पड़ेगा, इन्हें बताना पड़ेगा कि तुम असभ्य हो, और वो सब कुछ जो ताकत है अपनी ये बताने में लगा देते हैं कि इंडियन कितने असभ्य हैं, और बहुत सारे हमारे लोग मान भी लेते हैं इस बात को। दूसरे ये कि अगर हमारे खिलाफ कभी उठोगे तो हम वो कुछ करेंगे जो हमने 1857 के बाद किया तुम्हारे साथ। हम इतने दमनकारी हो सकते हैं, हम इतने ब्रूटल हो सकते हैं, हम इतने हद तक जा सकते हैं अपने इस शासन को बचाने के लिए। तो इसलिए कांपते रहो हमसे, थर थर, हमारे खिलाफ सर उठाने की कोशिश मत करना। लेकिन कुछ सबक इस देश की जनता ने भी सीखे, और सबसे बड़ा उनमें से सबक यह था कि जब तक हम सब मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ खड़े नहीं, और जब तक हम अपने राजाओं और रजवाड़ों के इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं खड़े होंगे, जब तक हम अपने मुल्क के अंदर, इस देश के अंदर दलितों को साथ लाने की कोशिश नहीं करेंगे, पिछड़े वर्गों को साथ लाने की कोशिश नहीं करेंगे, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, जो ईसाई यहाँ के हैं
वो सब नहीं मिल जाएंगे जब तक हम इस बड़ी ताकत को, जिसका सूरज नहीं डूबता है, हम इसको हरा नहीं सकते। और ये शुरुआत है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट की, जो इस आइडेंटिटी को, जैसे हम इंडियन आइडेंटिटी कहते हैं, बनाने की पूरी कोशिश और पूरा प्रोजेक्ट है, जो अगले 90 साल तक चलता रहा। ये मूर्ति जो गढ़ी गई है, उस मूर्ति की नींव 1857 की जंग में है, और इस जंग ने हमें आज कह सकते हैं फख्र के साथ कि वो हिंदुस्तान दिया जिसे हम आजाद हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं। शुक्रिया। बहुत सारे दोस्तों के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। मैं इस वक्त अगर पढ़ना शुरू करूंगा तो अगला 1-1.5 घंटा और चाहिए होगा, इसलिए मैं लिख करके जवाब दे देता हूं। जिन लोगों ने कमेंट्स किए हैं उनका बहुत शुक्रिया, जो लोग साथ में इतनी देर तक जुड़े रहे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। हम किसी ऐसे ही मौके के ऊपर फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।